रात के 11 बज चुके थे। हरियाणा के पलवल जिले के गड़ीपट्टी गांव में हर घर की बत्ती धीरे धीरे बुझ रही थी, पर राजेश कुमार के घर की खिड़कियों से अब भी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। अंदर 3 साल का राहुल मिट्टी में उंगलियां फेरते हुए रो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में वो बेचैनी थी जो किसी बच्चे की नहीं, किसी खोई हुई आत्मा की लग रही थी। पिताजी, ये मेरा घर नहीं है, उसने सिसकते हुए कहा और फिर जमीन पर एक नाम बनाने की कोशिश की जो लकीरों में बिखर गया। राजेश और उनकी पत्नी नवजोत ने एक दूसरे को देखा। ये बच्चा अब तक तो बिल्कुल सामान्य था, पर आज के बाद से उसका व्यवहार कुछ बदलने लगा। पहले तो उन्होंने सोचा शायद खेल की बात है, पर जब राहुल बार बार कहने लगा कि मुझे मेरा गांव याद आ रहा है, बासवा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, तो उनके शरीर में एक अजीब ठंडक दौड़ गई। कैसे कोई 3 साल का बच्चा ये सब बोल सकता है? नवजोत ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें अब बच्चों जैसी नहीं रही थीं। वे गहरी, अनुभवी और किसी बीते जीवन की यादों से भरी लग रही थीं। वो कभी कभी बेमौसम नींद में भी बड़बड़ाने लगता, मेरी लाश के पास उन्होंने रोटी खाई होगी, किसने मुझे धोखा दिया। ये सब सुनकर राजेश परेशान हो उठे, मगर राहुल के शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि उसे अनसुना कर पाना मुश्किल था। अगले 4 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। जब राहुल 7 साल का हुआ तो उसने एक दिन नाश्ता करते हुए अचानक कहा, पिताजी, अब बहुत हुआ, मुझे बासवा ले चलिए, वहां मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मैं उन्हें पहचान लूंगा। राजेश ने गहरी सांस ली, सोचा ये सब अब खत्म कर देना चाहिए। अगर बच्चा सच बोल रहा है तो सामने आ जाएगा, और अगर नहीं तो शायद उसका भ्रम टूट जाएगा। अगले दिन वो राहुल को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बासवा गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते भर राहुल चुप नहीं रहा। हर मोड़ पर वो किसी परिचित की तरह दिशा बताता रहा। उस मोड़ से दाहिने मुड़ो पिताजी, वहां नीम का पेड़ होगा, बहुत बड़ा, उसके नीचे मेरी अर्थी रखी थी। राजेश के हाथ कांप गए, मगर उन्होंने मोटरसाइकिल मोड़ दी। वहां सचमुच एक पुराना नीम का पेड़ था। हवा में उसकी शाखें ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी पुराने रहस्य को छिपाए हों। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ गए। गांव के अंदर पहुंचते ही राहुल की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में एक अलग पहचान झलक रही थी। वो बिना किसी संकोच के गली दर गली चलता रहा, जैसे हर मोड़, हर दीवार उसे पुकार रही हो। अंत में वो एक पुराने ईंटों से बने घर के दरवाजे पर रुक गया, जहां एक अधेड़ उम्र की महिला आंगन में खड़ी थी। राहुल ने उसे देखते ही कहा, शिक्षा। वो महिला चौंक गई, उसके हाथ से बाल्टी गिर पड़ी। ये नाम उसके पति धनराज ही लिया करते थे, मगर ये बच्चा, ये कौन था? राजेश सब कुछ देखते हुए सिहर उठे। राहुल ने आगे बढ़कर कहा, मेरे बच्चे कहाँ हैं शिक्षा? राजेंद्र कहाँ है? और मेरी बेटियां पिंकी, उषा, राजवा, सबसे छोटी आशा कहाँ है? शिक्षा की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो नाम, वो आवाज, वो बोलने का ढंग, सब कुछ धनराज जैसा था। भीड़ जुटी, लोग सवाल करने लगे। राहुल शांत भाव से बैठ गया और बोला, मैं रात में माल उतार रहा था, मेरा दोस्त भी वहीं था, उसने धक्का दिया, ट्रक मेरे सीने पर चढ़ गया, मुझे मालूम है उसने किया। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही बात थी जो धनराज की मौत के बारे में कभी साफ नहीं हुई थी। सबने उसे सड़क दुर्घटना कहा था, लेकिन इस बच्चे के बोलने का ढंग ऐसा था जैसे वो वहां मौजूद था। शिक्षा फूट फूट कर रोने लगी और राहुल ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पास था, पर तुम मुझे देख नहीं पा रही थी। 12 दिन तक मैं नीम के पेड़ पर बैठा रहा। ये शब्द राजेश के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। एक बच्चा इतनी साफ, इतनी सटीक बातें कैसे कर सकता है? राहुल बताने लगा कि 12 दिन तक वो आत्मा के रूप में वहीं था, घर में घूमता रहा, बच्चों को रोते देखा, लेकिन छू नहीं पाया। फिर एक तेज हवा आई और मैं चला गया। उसने कहा, हम 6 लोग थे, सब अकाल मृत्यु वाले। हमें भूख लगती थी पर हम खा नहीं सकते थे, बस पेड़ों से ऊर्जा लेने की कोशिश करते थे। ये सुनकर गांव वाले कांप गए। राहुल का चेहरा अब किसी तपस्वी सा लगने लगा था। उसने आगे बताया कि वे 6 आत्माएं दिल्ली की ओर भटक रही थीं। जब एक तांत्रिक ने उन्हें पकड़ लिया, उसने हमें रस्सी से बांध लिया, मंत्र पढ़े और हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। मेरे एक साथी की आत्मा उसने हमेशा के लिए बांध ली थी। हम 5 ने मिलकर रस्सी तोड़ी और भाग निकले। राजेश को अब यकीन हो गया कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। कोई 7 साल का लड़का इतनी गहरी, जटिल बातें कैसे कर सकता है? राहुल का हर शब्द ऐसे लगता जैसे वो किसी अनदेखी दुनिया की गवाही दे रहा हो। मरने के बाद सब कुछ दिखता है पिताजी, मगर कोई सुनता नहीं, उसने एक दिन कहा। राजेश की आंखें नम हो गई। उनके सामने उनका बेटा बैठा था, मगर उसकी आत्मा किसी और जीवन से आई थी। अब वो 2 घरों का बेटा बन चुका था, गढ़ीपट्टी में राजेश और नवजोत का, और बासवा में शिक्षा और धनराज के परिवार का। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। त्योहारों पर राहुल बासवा जाता, अपने पुराने बच्चों से मिलता, उनके सिर पर हाथ फेरता और सबकी आंखों में आंसू आ जाते। वो अब भी अपने हत्यारे का नाम नहीं बता पाया, लेकिन कहता, मैं उसे देखूंगा तो पहचान लूंगा। यह अधूरी खोज उसकी आत्मा के सत्य को और गहराई देती थी। हर बार जब वो नीम के पेड़ के पास खड़ा होता तो हवा थोड़ी भारी हो जाती, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति उसे देख रही हो। उसकी मासूम आंखों में कभी कभी एक ऐसा सन्नाटा उतर आता जिसमें जन्म और मृत्यु की रेखा धुंधली पड़ जाती। विज्ञान के लोग इस कहानी को संयोग कहकर टालना चाहते थे,
पर राजेश और शिक्षा के दिलों में कोई संशय नहीं था। उन्होंने उस आत्मा की पुकार सुनी थी जो समय की सीमाएं तोड़कर लौटी थी। राहुल अब 10 साल का हो चुका था, मगर कभी कभी रात में उठकर बाहर चला जाता और नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता घंटों तक। नवजोत ने एक दिन पूछा, क्या ढूंढते हो वहां? उसने बस इतना कहा, मेरा एक हिस्सा अब भी वहीं है। ये वाक्य इतना गूंजता कि घर की दीवारें भी उसे सुनने लगती। धीरे धीरे गांव में उसकी कहानी फैल गई। लोग उसे देखने आने लगे, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से। कुछ पंडितों ने कहा यह पुनर्जन्म का जीवित प्रमाण है, कुछ ने कहा यह आत्मा का अपूर्ण चक्र है। मगर राहुल किसी से बहस नहीं करता, बस मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, जैसे वो कुछ जानता है जो बाकी दुनिया नहीं जानती। एक दिन उसने राजेश से कहा, पिताजी, जब मैं मर रहा था ना, तब आसमान बहुत नीला था और मैंने सोचा था अब कभी नहीं लौटूंगा। पर फिर मुझे लगा शिक्षा बहुत अकेली है, शायद इसीलिए न वापस आया। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उस पल राजेश को एहसास हुआ कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक परिवर्तन है। राहुल ने दोनों परिवारों को जोड़ा, दो दुनियाओं के बीच एक सेतु बन गया। अब वो न पूरी तरह धनराज था, न पूरी तरह राहुल। वो उन दोनों का मिला जुला रूप था, एक आत्मा जो दो जीवनों का भार लेकर चल रही थी। समय बीतता गया, पर उसके भीतर का रहस्य जस का तस रहा। कभी कभी वो खामोश होकर हवा में देखता और कहता, वो भी है वहां, 5 लोग और जो अब तक भटक रहे हैं। राजेश उसे गले लगा लेते, डर और करुणा दोनों से भरे हुए। राहुल की कहानी ने गांव को बदल दिया। अब कोई मरने के बाद की बातों पर हंसता नहीं था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। कोई अपने मरे हुए परिजन के बारे में पूछता, कोई अपने सपनों की व्याख्या। राहुल सबको ध्यान से सुनता, कभी कुछ कहता, कभी बस मौन रह जाता। उसके मौन में भी जवाब छिपे होते। उसने एक दिन कहा, जब आत्मा बोलती है तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक भी चुप हो जाता है। इस एक वाक्य ने सबका दिल छू लिया। उसकी मां नवजोत अब भी उसे अपने बच्चे की तरह देखती थी, मगर कभी कभी उसकी आंखों में डर भी झलकता। डर इस बात का कि कहीं ये आत्मा फिर उड़ न जाए, कहीं वो फिर किसी और जन्म में न चली जाए। बासवा में शिक्षा उसे हर बार गले लगाकर कहती, अब मत जाना। वो मुस्कुरा कर कहता, अब नहीं जाऊंगा, अब दोनों घर मेरे हैं। और सच में वो अब 2 घरों का बेटा बन गया, एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिसने उसे यादों में संभाला। उसकी कहानी अब भी अधूरी है, पर शायद यही अधूरापन उसकी आत्मा को जीवित रखता है। गांव वाले अब नीम के पेड़ को राहुल का पेड़ कहते हैं। रात में जब हवा चलती है तो शाखें ऐसे हिलती हैं जैसे कोई अब भी वहां बैठा हो। शायद धनराज की आत्मा जो अब अपने ही रूप में लौट आई है, अपने ही घर की दहलीज पर, जहां से उसने फिर से जीना शुरू किया। राहुल अब भी कहता है, हर आत्मा लौटती है, बस कोई याद रखता है, कोई भूल जाता है। और यही उसका अंतिम सत्य है कि जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है और समय थम जाता है।